बट ऐसी सिचुएशन में ट्रम्प को कौन रोक सकता है? ट्रम्प को तो वहाँ की पब्लिक को इस पे करना चाहिए। बट वहाँ की पब्लिक भी क्या है, जो एप्स्टीन फाइल पे आवाज नहीं उठा सकी, वो क्या कहेगा? हम लोग कंट्रोल होते हैं एप्स्टीनियन से। नाउ दिस वर्ल्ड को पूरी तरह से एप्स्टीन वाले कंट्रोल कर रहे हैं, जो लड़कियों को खाते थे। 4 साल 5 साल की लड़कियों का रेप किया सही से, और वहाँ एक्सेप्टेबल है। हमारे देश में अगर कोई रहे तो सड़क पे निकल ना सके, वहाँ भी एक्सेप्टेबल थोड़ी हो। तो खुलेआम घूम रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक कर, आप बताइए, देवगौड़ा साहब जो प्रधानमंत्री थे, उनका पोता रेप केस में फंसा, पूरी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। क्या वो समाज में एक्सेप्टेबल है? नहीं एक्सेप्टेबल है। बट अमेरिका में ट्रम्प आज भी एक्सेप्टेबल है, जबकि उसके पूरी एप्स्टीन फाइल में आ चुकी है। एक्सप्लेन बताओ दुनिया में, अगर कोई ये पहली बार देख रहा है मान लो, और उसे नहीं पता कि एप्स्टीन फाइल क्या है और एप्स्टीन फाइल वालों से कंट्रोल होना मतलब क्या होता है, समझाओ। देखिए, जो इजराइल था उसको ना जासूसी में ब्लैकमेल जासूसी का हेड बोला जाता है। तो इसने क्या कि ये सब मिलके कि जेफरी एप्स्टीन को आगे बढ़ा है सब, और उसके पास अथाह पैसा दिया, फंड दिया। और जेफरी एप्स्टीन क्या करता था कि जितने बड़े बड़े लोग थे उन सारे लोगों को अपने यहाँ पार्टीज में बुलाता था। पार्टी में बुला के पहले शराब वगैरह, डांस वगैरह चलता था, फिर उन लोग के लिए अय्यासी के लिए लड़कियों वगैरह दे देता था, और उनकी फोटोज रख लेता था ताकि उनको ब्लैकमेल किया जा सके। और धीरे धीरे जब इसको ब्लैकमेल करते करते वहां तक पहुंचा जा सका कि हम मेन चाबी लेके अब दुनिया से कुछ भी करा देंगे, जब इसमें डोनाल्ड ट्रंप आ गए इसमें, तब हुआ कि अब एप्स्टीन को निपटा दिया जाए। तो जेफरी एप्स्टीन एक दिन जेल में सुसाइड कर लेते हैं, निकल गए। ट्रंप को नेतन्याहू ऑर्डर करते हैं कि यू हैव टू बॉम्ब ऑन ईरान। तो GBU-57 से सितंबर में ही इन्होंने बम्बार्डमेंट किया था। नेतन्याहू? हाँ, नेतन्याहू। अमेरिका रन बाय इजराइल आज के डेट में। अमेरिका पे तो आप समझिए ट्रंप के कंधा पे हाथ रख के इजराइल में बात किया जाता है। ट्रंप के इजराइल में जब जाते हैं ना, कंधे पे हाथ रख के बोला जाता है यहाँ। तो पूरी तरह से कंट्रोल किया। और आज भी न्यूयॉर्क को, मतलब इजराइल सबसे ज्यादा फंडिंग करता है यूएस इलेक्शन में। लोगों को लगता है ना कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो आप बोल रहे हो इजराइल अमेरिका को? ये लड़ाई अमेरिका की थी। ईरान किसके लिए खतरा है? आज तक ईरान के पास एक भी मिसाइल नहीं जो अमेरिका तक गिर सकती है। उसकी लड़ाई है ये, उसकी लड़ाई नहीं है। किसकी लड़ाई है? तो इजराइल की लड़ाई है। तो कैसे बोल रहे हो इजराइल क्यों, कैसे कंट्रोल करता है अमेरिका को? पूरी जितने भी बड़े डोनेशन देने वाले हैं वहाँ पे इलेक्शन में, वो इजराइल ज्यूज हैं। जितने भी बैंक्स हैं वो ज्यूज कंट्रोल करते हैं। जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो वही कंट्रोल करते हैं। तो वो अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। टेक कंपनीज वही चलाते हैं यहाँ पे। पूरा आप समझिए सिलिकॉन वैली से लेके और न्यूयॉर्क तक, 2 चीज अगर कब्जा हो गया तो पूरा कब्जा हो गया। सिलिकॉन वैली या न्यूयॉर्क, ये 2 लॉबी ज्यूज की है। कैसे हुआ ये? इतना सा देश, छोटा सा, मुंबई से कम शायद उनकी पॉपुलेशन होगी, एंड उसके बाद भी वो पूरे वर्ल्ड में इतना पावरफुल, इतना डेंजरस, इतना स्ट्रांग है। ये एक दिन का नहीं, ये शुरू से ये लोग आगे रहे थे। इनको स्पेन से जब निकाला गया या ब्रिटेन से निकाला, जैसे हम लोग कहते हैं कि यहूदियों को हिटलर ने मारा था। हिटलर ये भी बताना चाहिए कि क्यों मारा था। क्यों? ये सबका अपना, देखिए हुआ क्या था, ईसाई जो थे ना वो ब्याज नहीं लेते थे। बैंक जब पैसे पे ब्याज नहीं लेते थे, और मुस्लिम भी ब्याज नहीं लेते थे, ये लोग लेते थे। तो जब ये बिजनेस में उतरते थे ना, तो ये क्या करते थे, सारे बिजनेसमैन को अपना ब्याज देते रहते थे, पैसे में ब्याज देते थे। तो धीरे धीरे ये रिच हो गए। और रिच होने के बाद ये डायरेक्ट बिजनेस में नहीं आते हैं, ये इनडायरेक्टली दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इन लोग कभी बिजनेसमैन में नहीं है, ये इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्ट करेंगे तो ये कंट्रोल फ्रंट एंड पे कर देते हैं, दिखेगा कि ये कंट्रोल नहीं कर रहे। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि हर चीज के, किसी भी बैंक में ये पीछे से होते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब इससे लड़ाई चल रही थी हिटलर से, तो इन लोगों ने नॉर्मंडी, एक जगह है फ्रांस में, जहाँ पे ये बहुत बुरी तरह फंस गए थे, लेकिन वहाँ से ये लोग निकल गए। तो वहाँ पर जब जर्मनी को हराकर ब्रिटेन लगभग जीत चुका था, तो 2 दिन पहले इन लोगों को पता चल गई थी कि जर्मनी जीत चुका है। बट इन लोगों ने अफवाह उड़ा दिया कि ब्रिटेन हार गया है, मतलब ब्रिटेन जीत चुका था, जर्मनी हार गया था। तो इन लोगों ने अफवाह उड़ा दिया कि ब्रिटेन हार गया है। तो जो ब्रिटेन के बैंक्स में ट्रेजरी बिल रखे थे या जो भी फाइनेंशियल वो सब चीजें थे, लोग अपना शेयर वगैरह बेच के हटने लगे कि भैया ये तो खत्म हो गया कहानी इसका। उस समय इन लोगों ने खरीद लिया था।
2 दिन बाद पता चला ब्रिटेन जीत चुका है। तो इन लोगों के पास ये सब चीज़ों का बहुत कंट्रोल है। और सबसे बड़ी चीज़ है जासूसी इनकी, हर जगह पे। मतलब आज ईरान में ये हाल है कि 3 ऑफिसर में से 1 ऑफिसर इजराइल का है। पर ये मैं अभी तक ये नहीं समझा कि हिटलर क्यों अगेंस्ट था जूस के। वो जर्मनी में रह के पैसे से ब्रिटेन की मदद कर रहे थे। ओके। तो कहा कि भाई तुम जर्मनी में रह के पैसे से उसकी क्यों मदद कर रहा है, तो इनको भगाना था उसको। और फिर वहाँ से उनको भगाया, ठीक है। फिर क्यों ये पूरी दुनिया इनसे लड़ती क्यों रहती है? मिडिल ईस्ट इनसे परेशान है, उसके आसपास के देश उसको मानते भी नहीं है, पता नहीं कितने देश कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ऐसा क्यों है? सबका अपना अपना। देखिए सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है यार। ये सबसे बड़ा चीज अरब वाले, ये डायरेक्ट नहीं लड़ सकते हैं उसको इजराइल से, तो इसलिए उसको ना एक दुश्मन दे दिए हैं, गजा। लड़ते रहो, उसके पास ना आर्मी है, ना एयरफोर्स है, ना नेवी है, वो गजा के पास उसका कुछ नहीं है। अब ये सब क्या है ना, कुछ पैसे उसे दे के कहते लड़ते रहो, या ना ये इधर मेरे ओर चलाएगा। और इजराइल जब ग्रेटर इजराइल बनेगा तो आधा सऊदी अरब भी ले जाएगा। आपको पता है सीरिया की राजधानी दमिश्क से 13 किलोमीटर दूर इजराइल खड़ा है बस। 30। अब सीरिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग पे खड़े होंगे ना उसकी कैपिटल में, तो आपको इजराइल दिखेगा। वो वहाँ तक आ गया है। दुनिया का एकमात्र देश है इजराइल जिसने अपना ऑफिशियल उसने नहीं बना रखा है नक्शा। कहता मेरा क्षेत्रफल बढ़ रहा है, बहुत ताकतवर देश है। तो वो बढ़ाते जा रहा है। तो इजराइल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपना एरिया बढ़ाते जाऊं। इन लोगों को भी तो है, वो कहता है कि भैया हमको सरवाइव करने के लिए हम कहाँ जाएंगे। तो वो रेडी भी हो गया था कि हम आधा एरिया लेके रेडी हो जाएंगे। अब इन लोग का कहना है कि नहीं हम आधा भी क्यों देंगे, और कहा कि जब तुम इतना लड़ोगे तो फिर आके लड़ो। सबको समझना चाहिए ना, जैसे हमारा टुकड़ा नहीं हुआ, हम बस यही कहते हैं, अरब देशों से भी कहते हैं कि यार फिलिस्तीन का टुकड़ा करके इजराइल बनाया तुम्हें खराब लगता है, तो इंडिया का टुकड़ा करके पाकिस्तान बनाया ये भी खराब लगना चाहिए। हम तो यही कहते भाई अगर वो गलत है ना तो ये भी गलत है, इसको भी खत्म करो, वापस कर दो इसको। तो ऐसा क्यों करते हैं दोनों तरफ वाले? वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये सब नहीं होता है, जहां हमारा सही है वहीं पे। जियो पॉलिटिक्स में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता। ओके, कमिंग बैक टू इजराइल। तो आपने बोला जेफरी एप्स्टीन बनाया, वो ब्लैकमेल करता था, फिर उसके बाद इजराइल अब धीरे धीरे कंट्रोल करने लग गया हर चीज़। अब अमेरिका को वही कंट्रोल करता है। तो आज ऐसा ही सीन है, लाइक यू थिंक कि ट्रम्प इज कंट्रोल बाय इजराइल? बिल्कुल कंट्रोल हो रहे हैं उसके 110%। तो ट्रम्प को इजराइल रोक सकता है? हाँ, चाहे तो रोक सकता है। तो कौन, हु डू यू थिंक अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन होगा आज? अभी तो चाइना है उसके लिए, वही उसको रोक सकता है। सबसे बड़ा दुश्मन भी चाइना? हाँ, दुश्मन भी चाइना। वो धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी, अपनी नेवी, एयरफोर्स, सारी चीजों को, टेक्नोलॉजी में देखिए उसकी रोबोटिक्स कहाँ चली गई। हम लोग वहां से कुत्ता लेके आए थे लाया भी तो कुत्ता लाया था चाइना उसके वहाँ आए भी तो था ना, उसका कोई इंडिया में आके बोल रहा था कि हम चाइना वाली गलती इंडिया के साथ नहीं करेंगे, हम इंडिया को मौका नहीं देंगे। डू यू थिंक ये अमेरिका ने बोला था कि हम इंडिया के साथ वो गलती नहीं करेंगे जो हमने चाइना के साथ करी? इसका क्या मतलब होता है? उसने चाइना को बढ़ने दिया। जैसे जब हम लोग ने ना अपनी मार्केट कब खोले, 1991 में एलपीजी लाए, जब विदेशी कंपनी, उससे 10 साल पहले चाइना खोल दिया था। तो ये ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अपनी कंपनी उसको वहां ले जाना। अमेरिका साथ एक प्रॉब्लम क्या है ना कि वो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है। पॉपुलेशन कम होने की वजह से ज्यादातर लोग अमीर हैं, तो अमीर लोग लेबर का काम नहीं कर सकते, अमीर लोग एम्प्लॉय का काम नहीं कर सकते। अब वो लोग बड़े लेवल का काम करें, तो उसकी मजबूरी ये है ना कि वो दूसरे जगह बनवाए ये सब चीजों को। तो चाइना में बनवाया, और चाइना में बनवाया, वो चाइना सब सीख गया, और चाइना सब सीख गया, टेक्नोलॉजी सारी चीज सीख लिया यहाँ पर इस वजह। और चाइना आज इतना आगे निकल गया, तो वो कह रहा है कि हम इंडिया के साथ ये गलती नहीं करेंगे। तो आपको लगता है ऐसा? हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, अनस्किल्ड, एजुकेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें, कई चीज़ें जो चाइना की अपनी चीज़ों भी प्रॉफिटेबल थी। जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी। जैसे उसको टेस्ला को जो कारखाने बनाने थे, अगर वही कारखाना टेस्ला ने कहा था जब वहाँ बनाने के लिए कि हमें ये 54 मंथ्स में हम बना देंगे, उसको वो 17 महीने में बना के दे दिया था। मतलब जो मालिक है टेस्ला का, वो करा कि हमको 54-55 महीने लगेंगे इस कारखाने को बनाने में, चाइना ने उसे 17 महीने में बना दिया। आज भी आप न्यूज़ देखते होंगे 10 दिन में हॉस्पिटल खड़ा करके रेडी हो गया।
तो मैन्युफैक्चरिंग उसका इतना तेज है ना, इतना स्किल्ड है। अभी चाइना में एक बड़ा समस्या आ गया है कि वहाँ पे हर लोग एक्सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। लोग ब्राजील में जाके बेच देंगे, अमेरिका में बेच देंगे, इंडिया में, एशिया में बेच देंगे, और महाद्वीप कैप्चर कर रहे हैं। तो उसकी इंटरनल कंजम्पशन कम हो गया है, सब लोग विदेशी बेचने में लगे हुए हैं। तो ट्रम्प की क्यों नहीं बन रही है अभी चाइना से? अब ऑब्वियस बात है, अमेरिका जहाँ खड़ा है और चाइना वहीं पहुंचना चाहता है, तो किसी को अपनी राइवलरी थोड़ी अच्छी लगती है। और वो भी चाइना जैसा ही। चाइना के साथ एक बड़ा खराब चीज क्या है ना, वो क्या कर रहा है किसी को बताता नहीं है। वो एक ही बार बना के ले आता है, जैसे देखते देखते रहेंगे, हाँ इसके पास जहाज नहीं, एक ही बार लगा 6th जनरेशन। लोग कहेंगे अरे वहाँ पे ना, एक तो ज्यादातर एथिस्ट लोग हैं और बुद्धिज्म भी ज्यादा है। महात्मा बुद्ध का वो कोट बहुत अच्छा है कि आप दुनिया को तब तक कोई बात ना बताओ जब तक आप उसे पूरी कंप्लीट ना कर चुके हो। तो चाइना इस फिलॉसफी बहुत चलता है, चुपचाप करते रहता, चुपचाप। उसके बाद एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, एक ही बार 3 लाया, और तीसरा जो लाया ना, तो जिसमें जहाजों को गुलेल की तरफ फेंकता है कैटापुल्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ला दिया। अब तक जो अमेरिका के पास था वो स्टीम इंजन से उसे फेंकता था जहाजों को, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेके चलाया, वो बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। था ही नहीं लाया तो दुनिया में सबसे बेस्ट लेके चलाया। तो उसके यहाँ ये चीजें बहुत बेहतर। और कभी भी क्या है ना कि जब इकोसिस्टम बन गया है उसके पास, उसकी एजुकेशन सिस्टम, और जो यंग पीढ़ियां जा रही हैं उसके पास पढ़ने के लिए, आप उसके सरकारी स्कूल को देखिए और अपने यहाँ के सरकारी स्कूल को देखिए, बड़ा अजीब लगेगा। तो उसने ना पूरा इकोसिस्टम बना लिया। ओके, तो लेकिन ओके, फ्यूचर में डू यू थिंक कि चाइना बीट कर देगा अमेरिका को? कुछ चीजों में नहीं कर पाएगा, जैसे आपका ये डॉलर कूटनीति हो गई, उसकी वेपन्स हो गया, नाटो जैसा संगठन हो गया, तो ये सब में चाइना नहीं कर पाएगा। क्यों एक एक करके बात करते हैं? तो युआन या ब्रिक्स करेंसी, इन सब के ऊपर ब्रिक्स बना लेगा, या गोल्ड एज अ स्टैंडर्ड करेंसी, क्योंकि चाइना चाहता है कि गोल्ड में ट्रेड होने लग जाए ताकि पूरी दुनिया फिर गोल्ड को नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि चाइना के पास गोल्ड रिजर्व ज्यादा है, क्योंकि अनफेयर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं करेंसी पे तो आना पड़ेगा। तो दुनिया ब्रिक्स पे जा सकती है, युआन पे नहीं जाएगी, क्योंकि युआन पे जाने का मतलब क्या है ना कि वो जो युआन लेगा चाइना, अमेरिका डायरेक्ट उसको अटैक करेगा। लेकिन अगर ब्रिक्स पे जाएंगे तो उस पर अटैक होगा, पूरी ब्रिक्स काम करेगी, और ब्रिक्स को दूसरे को लेकर जरूरत ही नहीं। ब्रिक्स केवल अपना व्यापार करेगा, चाइना मतलब अमेरिका को 40% का लॉस लगेगा। इंडिया इस पे बहुत तेजी से काम कर रहा है कि ब्रिक्स की करेंसी हो जाए। लगता है कि हाँ आएगी। ये तो लड़ाई हो गया ना, ये 2 साल से तो ये यूक्रेन, गजा, ईरान, 3 साल से तो 2022 से तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा ये सब चीज। तो ये सब हमारे फायदे में, हम लोग के फायदे में। ओके, तो ब्रिक्स, तो चाइना डॉलर मैं बोल रहा हूँ कि करेंसी में नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्रिक्स कर पाएगा, तो भी तो चाइना का बहुत फायदा होगा, क्योंकि ब्रिक्स में इंडिया का भी फायदा होगा उसमें ना। अगर युआन में करेगा तो केवल चाइना का फायदा होगा, और अगर ब्रिक्स में करेगा तो इंडिया का ही फायदा होगा। ब्रिक्स में सबका सेम पावर है, ब्रिक्स बैंक में भी सेम है, बट स्टिल इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल नेशन चाइना है, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा, सबसे इन्फ्लुएंस तो रहेगा। क्योंकि अगर हम व्यापार कर भी ले तो क्या करेंगे, करेंसी लेके आप बेचेंगे कितना? आज हम लोग देखिए तो हमें चाइना से हम 80% खरीदते हैं, 85% खरीदते हैं, 15% ही चीज बेच पाते हैं। क्या बेचेंगे उसको? कलम हमसे बेहतर बना रहा है, हम बेचेंगे क्या चीज? जो बेच भी रहे हैं ना वो नेचुरल चीजें बेच रहे हैं, जैसे खाद बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं, या फिर आपका आयरन ओर बेच रहे हैं, नेचुरल चीजें बेच रहे हैं। बना के चीजों को हम क्या ही बेच पा रहे हैं उसको। So, एक तो हो गया करेंसी, सेकंड बोला वेपन्स आप बोल रहे हो कि किसी वेपन में तो अमेरिका जितने बेटर बना दिए उसने, अमेरिका जितने बेटर बना दिए, बट वेपन्स बनाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता, उसके लिए वो पूरी सिस्टम बरकरार रखना। अमेरिका ने नाटो बनाया और रूस को तोड़ने के लिए नाटो बनाया। जब रूस टूट रहा था 1991 में, गोर्बाचोव महा बेवकूफ़ वहाँ का प्रेसिडेंट था। वो ऐसा था ना कि स्टेज पे दारू पीता था और भाषण के बीच में नाचने लगता था। अजीब पागल था वहां पे। तो वो सही में नाचता था, और कटोरा में वो इतना बड़ा वो लेता था, जैसे भाषण दे रहा है, मैं ये करूंगा, यहाँ डेवलप करूंगा, फिर ले आके दारू पीता था और फिर भूल जाता था क्या बोले हैं और डांस करने लगता था। अजीब इंसान था वहां पे। बाद में उसी को हटा के पुतिन आया। तो उस समय नेटो में 16 देश थे और नाटो को बनाया गया था 16 देशों का। उसका आर्टिकल 15 कहता है कि हम सब, अगर हमारे पे किसी एक पर अटैक हुआ तो हम सब मिलके मारेंगे। यूक्रेन इसी नाटो का सदस्य बनना चाहता था, इसलिए रसिया ने कहा कि तुम मेंबर बनने से पहले तुमको मार डालेंगे। तो उस समय वादा किया था अमेरिका ने कि नेटो को अब हम खत्म कर देंगे।
उस समय नेटो में 16 देश थे, आज नेटो में 32 देश है। ये जो बोलेगा वो कुछ नहीं करेगा। तो क्यों ऐसा है? बदतमीज है वो सब, उनको कोई मतलब नहीं, बस वो पैसे रहने चाहिए वहाँ पे। वो बस अभी का फायदा देखता है, उसूल वगैरह कुछ नहीं। जो उसूल बोलता है उन्हीं को मार देते हैं। तो कोई डर के मारे बोलता ही नहीं। तो ये जो 32 देश हैं, ये लोग सब मिल के यूक्रेन को बचा क्यों नहीं पा रहे?